सन 1930 का दशक। बंबई शहर, जो हमेशा अपनी तेज रफ्तार और मिलों के भोंपू की आवाजों के लिए जाना जाता था, आज मानसून की भारी बारिश में भीग रहा था। बंबई उच्च न्यायालय की भव्य और विशाल इमारत के बाहर, जहां बड़े बड़े वकील अपनी काली कोट पहने अपनी दलीलों से न्याय की परिभाषा तय कर रहे थे, उसी इमारत की सीढ़ियों पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग, जिनका नाम रामजी था, बारिश में भीगते हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां उनके जीवन के संघर्षों की गवाही दे रही थीं और उनकी आंखों से बहते आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। रामजी एक साधारण किसान थे, जिनकी एक छोटी सी पुश्तैनी जमीन शहर के बाहरी इलाके में थी। यही जमीन उनके और उनके लकवाग्रस्त बेटे के जीवन यापन का एकमात्र सहारा थी। लेकिन इलाके के सबसे रसूखदार और क्रूर जमींदार सेठ धर्मदास की नजर उस जमीन पर पड़ गई थी। सेठ धर्मदास ने छल कपट, झूठे दस्तावेजों और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से वह जमीन अपने नाम करवा ली थी। जब रामजी ने इसका विरोध किया तो उन्हें बेदखल कर दिया गया और रातों रात उन्हें उनके अपने ही घर से निकाल बाहर किया गया। रामजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और पत्नी के कुछ गहने बेचकर बंबई के नामी गिरामी वकीलों की शरण ली। एक के बाद एक 4 बड़े वकीलों ने उनका केस लड़ा। हर वकील ने उनसे भारी भरकम फीस ली और बड़े बड़े वादे किए, लेकिन अदालत के भीतर सेठ धर्मदास के वकीलों की फौज और उनके द्वारा पेश किए गए पुख्ता फर्जी दस्तावेजों के सामने सबने घुटने टेक दिए। अदालत में जब भी सुनवाई होती, बड़े वकील दस्तावेजों की भूल भुलैया में उलझ जाते। सेठ धर्मदास के वकील बड़ी चालाकी से साबित कर देते कि रामजी ने अपनी मर्जी से वह जमीन बेची है और उस पर उनके अंगूठे का निशान भी है। अंततः रामजी केस हार गए। उनके पास अब न पैसा बचा था, न जमीन और न ही न्याय व्यवस्था पर कोई विश्वास। वह पूरी तरह टूट चुके थे। सीढ़ियों पर बैठे रामजी बस यही सोच रहे थे कि क्या इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है? क्या न्याय सिर्फ उन किताबों में कैद है जिन्हें अमीर लोग खरीदते हैं? तभी बारिश से बचने के लिए रामजी के पास एक मिल मजदूर आकर खड़ा हुआ। उसने रामजी को रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ काका? इस उम्र में इस तरह कोर्ट की सीढ़ियों पर क्यों रो रहे हो? रामजी ने अपनी सिसकियों के बीच अपनी पूरी दास्तान सुना दी। उस मजदूर ने ध्यान से सुना, फिर उसके चेहरे पर एक दृढ़ता आ गई। उसने रामजी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, काका, आपने उन वकीलों के पास जाकर गलती की जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं। आप एक बार दादर जाइए, राजगृह में। वहां एक वकील साहब बैठते हैं जो गरीबों और मजलूमों की आवाज हैं। वो पैसे नहीं, न्याय देखते हैं। लोग उन्हें डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर कहते हैं। यह नाम रामजी के लिए अनजाना था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा काफी था। अगले ही दिन अपनी पुरानी लाठी के सहारे रामजी दादर स्थित राजगृह पहुंच गए। राजगृह का माहौल अदालत के शोर शराबे से बिल्कुल अलग था। वहां किताबों की एक अजीब सी सुकून देने वाली महक थी। रामजी जब डॉक्टर आम्बेडकर के अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक सूट पहने, चश्मा लगाए व्यक्ति किताबों के एक बड़े से ढेर के बीच बैठा कुछ लिख रहा है। यही डॉक्टर आम्बेडकर थे। रामजी उनके सामने गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बाबा साहब के पैर पकड़ लिए और कहा, साहब, मैं लुट गया। बड़े बड़े वकीलों ने मुझे लूट लिया और सेठ धर्मदास ने मेरी जमीन छीन ली। अब मेरे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने बीमार बेटे के साथ जहर खा लूंगा। बाबा साहब ने तुरंत अपनी कलम छोड़ी, अपनी कुर्सी से उठे और रामजी को अपने हाथों से उठाया। उन्हें पास की कुर्सी पर बैठाते हुए बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, रो मत बाबा, यह अन्याय करने वालों की जीत है जब पीड़ित रोने लगता है। अन्याय के खिलाफ रोना नहीं, लड़ना चाहिए। मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे दस्तावेज दिखाओ। रामजी ने कांपते हाथों से वो फाइल बाबा साहब को दी, जिसे देखकर 4 बड़े वकीलों ने कह दिया था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब ने चश्मा ठीक किया और फाइल के पन्नों को पलटना शुरू किया। उनके माथे पर लकीरें गहरी हो गईं। करीब 2 घंटे तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। सिर्फ पन्नों के पलटने की आवाज आ रही थी। अचानक बाबा साहब की नजर एक दस्तावेज पर आकर रुक गई।
उन्होंने उस पन्ने को रोशनी की तरफ किया, उसे ध्यान से देखा और फिर राम जी के हाथों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, वह मुस्कान जो एक योद्धा के चेहरे पर तब आती है जब उसे दुश्मन की सबसे कमजोर नस मिल जाती है। तुम्हें न्याय मिलेगा बाबा, बाबा साहब ने फाइल बंद करते हुए कहा। सेठ धर्मदास ने जाल बिछाया है, लेकिन वह यह भूल गया कि झूठ के पैर नहीं होते। हम अदालत में मिलेंगे। पुनर्विचार याचिका स्वीकार हो गई और केस की दोबारा सुनवाई का दिन आ गया। बंबई की अदालत खचाखच भरी थी। सेठ धर्मदास अपने घमंड में चूर अपने महंगे बैरिस्टर श्रीमान बाटलीवाला के साथ बैठा था। बाटलीवाला पूरे बंबई में अपनी आक्रामकता के लिए मशहूर थे। दूसरी तरफ राम जी अपनी फटी हुई धोती में एक कोने में खड़े थे। तभी अदालत के दरवाजे खुले और डॉक्टर आंबेडकर अपने हाथ में कुछ किताबें और राम जी की फाइल लिए शांत लेकिन एक अजेय आत्मविश्वास के साथ अंदर दाखिल हुए। उनकी चाल में एक ऐसा तेज था जिसने पूरे कोर्टरूम में एक अजीब सी खामोशी ला दी। जज साहब के आते ही कार्यवाही शुरू हुई। बैरिस्टर बाटलीवाला ने अपनी चिरपरिचित शैली में केस को खारिज करने की मांग की। माय लॉर्ड, बाटलीवाला ने हंसते हुए कहा, यह समय की बर्बादी है। यह केस पहले ही हार चुके हैं। हमारे पास जमीन के ट्रांसफर के पक्के कागजात हैं, जिस पर इस बुजुर्ग राम जी के अंगूठे का स्पष्ट निशान है। 4 वकीलों ने इसे देखा है। डॉक्टर आंबेडकर शायद अपनी भावना में बहकर एक हारा हुआ केस लड़ रहे हैं। जज ने डॉक्टर आंबेडकर की तरफ देखा। डॉक्टर आंबेडकर, क्या आपके पास इस केस में कोई नया तथ्य है? क्योंकि दस्तावेजों के आधार पर यह केस बहुत स्पष्ट नजर आता है। डॉक्टर आंबेडकर अपनी जगह से उठे। उनकी आवाज में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई क्रोध, बस एक ठहराव था। योर ऑनर, यह सच है कि मेरे काबिल दोस्त ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वे देखने में एकदम असली लगते हैं, और यही कारण है कि राम जी के पिछले वकील हार गए, क्योंकि वे सिर्फ उतना ही देख पाए जितना सेठ धर्मदास उन्हें दिखाना चाहते थे। लेकिन कानून अंधा हो सकता है, आंखें नहीं। बाबा साहब ने अदालत के सामने वह मूल दस्तावेज पेश किया। योर ऑनर, बैरिस्टर बाटलीवाला का पूरा केस इस बात पर टिका है कि इस कागज पर राम जी के दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान है। यह दस्तावेज 15 जनवरी 1932 का बताया जा रहा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वह इस अंगूठे के निशान को ध्यान से देखे। राम जी ने कांपते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। पूरे कोर्टरूम की आंखें उस हाथ पर टिक गईं। अदालत में अचानक एक सन्नाटा छा गया। राम जी के दाहिने हाथ का अंगूठा आधा कटा हुआ था। डॉक्टर आंबेडकर की आवाज अब पूरे कोर्टरूम में गूंज रही थी। योर ऑनर, राम जी 1928 में, यानी इस फर्जी दस्तावेज के बनने से पूरे 4 साल पहले एक लकड़ी के कारखाने में काम करते थे। एक दुर्घटना में मशीन से उनका आधा अंगूठा कट गया था। अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं, जिन्हें मैंने सबूत के तौर पर संलग्न किया है। अब मेरे काबिल दोस्त मुझे यह बताएं कि जो अंगूठा 1928 में ही कट चुका था, उसने 1932 के दस्तावेज पर एक पूर्ण और गोल निशान कैसे लगा दिया? बैरिस्टर बाटलीवाला के चेहरे का रंग उड़ गया। सेठ धर्मदास के पसीने छूटने लगे। अदालत में बैठे वकीलों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई। जिस तथ्य को 4 महंगे वकील महीनों तक नहीं देख पाए थे, उसे डॉक्टर आंबेडकर ने राम जी से पहली मुलाकात में ही पकड़ लिया था। उन्होंने सिर्फ कागजों को नहीं पढ़ा था, उन्होंने उस इंसान को पढ़ा था जिसका वह केस लड़ रहे थे। लेकिन बाबा साहब यहीं नहीं रुके। वह जानते थे कि सिर्फ एक झूठ पकड़ने से सेठ धर्मदास को सजा नहीं होगी। उन्होंने अगला प्रहार किया। योर ऑनर, यह तो साबित हो गया कि अंगूठा फर्जी है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह दस्तावेज किस स्तर की जालसाजी का परिणाम है। बाबा साहब ने एक और किताब निकाली। मेरे दोस्त ने जो स्टैंप पेपर इस्तेमाल किया है, उस पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर के साथ एक विशेष वाटरमार्क है। मैंने इंग्लैंड की पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के गजट का अध्ययन किया है। यह विशेष वाटरमार्क वाला स्टैंप पेपर 1933 से पहले भारत में छपकर आया ही नहीं था। तो 1933 में छपे कागज पर 1932 में हस्ताक्षर कैसे हो गए? यह कागज समय यात्रा करके पीछे कैसे चला गया? अदालत में सन्नाटा टूट गया और लोग हक्के बक्के रह गए।
यह तर्कों और शोध की वह गहराई थी जिसके लिए डॉक्टर आंबेडकर जाने जाते थे। उनका हर एक शब्द हथौड़े की तरह सेठ धर्मदास के झूठ के महल को तोड़ रहा था। योर ऑनर, बाबा साहब ने अपनी अंतिम दलील दी, यह सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का केस नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे व्यवस्था की खामियों और पैसे के रसूख का इस्तेमाल करके एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति को जिंदा दफनाने की कोशिश की जाती है। सेठ धर्मदास ने सिर्फ धोखाधड़ी नहीं की है, उन्होंने न्याय व्यवस्था की आंखों में धूल झोंकी है। बैरिस्टर बाटलीवाला के पास अब कहने के लिए एक शब्द नहीं था। उनका सारा घमंड बाबा साहब के अकाट्य तर्कों के आगे चूर चूर हो गया था। जज ने अपना चश्मा उतारा और अपना फैसला सुनाना शुरू किया। अदालत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पेश किए गए तथ्यों और तर्कों से पूरी तरह सहमत है। यह स्पष्ट है कि सेठ धर्मदास ने फर्जी दस्तावेजों का निर्माण किया है। अदालत यह आदेश देती है कि राम जी की जमीन उन्हें तुरंत ससम्मान वापस सौंपी जाए। इसके साथ ही सेठ धर्मदास पर जालसाजी, धोखाधड़ी और अदालत को गुमराह करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अदालत में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जो वकील कल तक राम जी को दुत्कार रहे थे, वे आज डॉक्टर आंबेडकर की तार्किक क्षमता और कानूनी ज्ञान के आगे नतमस्तक थे। राम जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन यह बारिश की तरह दुख के आंसू नहीं थे, यह न्याय की धूप के आंसू थे। जैसे ही बाबा साहब अपना सामान समेटकर बाहर निकलने लगे, राम जी दौड़कर आए और उनके पैरों पर गिर पड़े। साहब, आप इंसान नहीं, भगवान हैं। आपने मेरी जिंदगी लौटा दी, राम जी ने रोते हुए कहा। बाबा साहब ने उन्हें झुककर उठाया, उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, राम जी, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो बस इस देश के कानून और न्याय का एक सेवक हूं। याद रखना, जब तक तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। बाबा साहब अपनी किताबें हाथ में लिए अदालत की उन सीढ़ियों से नीचे उतर गए जहां कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग न्याय की आस में रो रहा था। आज उसी सीढ़ी पर एक स्वतंत्र और न्याय प्राप्त नागरिक खड़ा था। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। अन्याय तभी तक शक्तिशाली है जब तक कि पीड़ित व्यक्ति अपनी नियति को मानकर चुप बैठा रहता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यही सिखाता है कि अधिकार कभी भी भीख में नहीं मिलते, उन्हें शिक्षा, तर्क और संघर्ष के माध्यम से छीनना पड़ता है। कानून की किताबें सिर्फ पन्नों का पुलिंदा हैं, जब तक कि कोई ज्ञानी और संवेदनशील व्यक्ति उन पन्नों का इस्तेमाल समाज के सबसे कमजोर तबके के आंसू पोंछने के लिए न करे। सच्ची जीत हथियारों से नहीं, बल्कि सत्य की बुनियाद पर टिके अडिग तर्कों से प्राप्त की जाती है। दोस्तों, वीडियो का अंत तो हो रहा है, लेकिन बाबा साहेब के विचारों का अंत कभी नहीं हो सकता। इतिहास के पन्नों में दबी उनकी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने का हमारा यह एक छोटा सा प्रयास है। बिना आपके साथ के यह सफर बहुत मुश्किल है। इस मिशन को बिना रुके आगे बढ़ाने के लिए, ताकि बाबा साहेब की कहानी हर घर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करते हैं। चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वे छोटी बड़ी जानकारियां लेकर आता हूं जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आप महामानव के इस सफर के सच्चे साथी बनना चाहते हैं और उनके बारे में और गहराइयों से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं बाबा साहेब के विचार आपके जीवन को भी उसी तरह रोशन करेंगे जैसे उन्होंने पूरे देश को किया था। जय भीम, जय भारत।